गुड इवनिंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम क्लास 10th की NCERT की पुस्तक भूगोल का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास को स्टार्ट करेंगे। चलिए हम अपनी चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। यह है संसाधन एवं विकास और इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाता है? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें आराम देते, चाहे हम गाँव में रहें चाहे हम शहर में रहें। तो जो चीज़ें हमें आराम देती है, आप कुछ भी बता सकते हैं मशीन के बारे में, चाहे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप आराम अनुभव करते हैं। तो आप बताइए जल्दी जल्दी उन चीज़ों के नाम। तब तक हम संसाधन को समझ लेते हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन वे चीज़ें होती हैं जिनका मानव उपयोग कर पाता है अपने लिए। तो पृथ्वी या घर या कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में वे चीज़ें ही संसाधन कहलाएंगी जो हमारे लिए उपयोगी हैं। जो हमारे लिए नहीं उपयोगी हैं वो संसाधन नहीं कहलाएंगी। अब चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जब मनुष्य का जन्म हुआ होगा धरती पर, तो संसाधन तो बहुत सारे, लेकिन वो कब संसाधन बनेंगे? जब मनुष्य उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो जब मनुष्य जन्म लिया था तो उसे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था। भूख लगने पे वो खाना खाता था, प्यास लगने पे पानी पीता था। तो भूख लगने पे खाने का अनुभव होना और प्यास लगने पे पानी का अनुभव पीने का होना, ये सारी चीज़ें दोनों मनुष्य की आवश्यकता बन गई। तो ये क्या कह रहा है? संसाधन। इसी तरीके से हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मनुष्य प्रयोग कर पाता है, वही संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन बनना कैसे प्रारंभ हुआ होगा? ब्रह्मांड में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आदमी उसका प्रयोग कब कर पाता है? जब उसे अपनी बुद्धि से पता चलता है कि अच्छा ये हमारे लिए उपयोगी है, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब मनुष्य की बुद्धि विकसित होती चली गई, उसने चीज़ों को पहचानना आरंभ कर दिया, तो वही सारी चीज़ें संसाधन है। मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, घर, ये सारी चीज़ें संसाधन है। ये संसाधन अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर के अंतर्गत ही आएगा। चलिए अब हम इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकीकरण और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियाकलाप संबंध में निहित है। मानव और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, साम्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर के आधार पर संभाव्य, विकसित भंडार और संचित कोष। इसको हम डिटेल में समझेंगे। पहले हम अच्छी तरीके से समझ लें कि संसाधन होता क्या है। हमने जैसा आपको बताया कि संसाधन वे चीज़ें होती हैं जिसका मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है, जो मनुष्य के लिए आवश्यक है। अब जो चीज़ें मनुष्य के लिए आवश्यक नहीं होंगी ब्रह्मांड में, वो संसाधन नहीं कही जा सकती हैं। मनुष्य भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य का जो प्रयोग है, अगर मनुष्य नहीं होता तो वो चीज़ों को प्रयोग करना कैसे समझता? यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो मनुष्य के उपयोग में नहीं आती, वो संसाधन नहीं कहलाती। तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मनुष्य के उपयोग में आने लगी, और वही चीज़ें क्या होने लगी? संसाधन। तो संसाधन होते कब हैं? जब मनुष्य होगा। अगर मनुष्य नहीं होगा तो ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो संसाधन नहीं कही जाएंगी। चलिए अब आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी कि संसाधन होता क्या है। संसाधन को बहुत तरीके से बांटा गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी गया, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। कुछ जैविक संसाधन होंगे, जैसे हम मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए जो जीवित है, वही जैव। अजैव हो गया पहाड़, पर्वत, नदी, ये सारी की सारी चीज़ें जो निर्जीव है लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में और मनुष्य उसका उपयोग कर पाता है। धातु, अधातु, ये सारी चीज़ें क्या हैं? अजैव हैं। अब है साम्यता के आधार पर नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। ये क्या होते हैं? नवीकरणीय योग्य जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम जल को, सूर्य का प्रकाश को, पवन को, ये चीज़ें हमें पुनः प्राप्त होती है। अब आप कहेंगे कि जल तो हमें अभी फिर से मतलब नहीं मिल सकता है, क्योंकि जल में बहुत सारे संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उसका भी कारण तो स्वयं मनुष्य ही है ना, क्योंकि प्रारंभ में जब मनुष्य की जनसंख्या कम थी तो जल हमारे लिए काफ़ी था, लेकिन अब उतना ही जल है, लेकिन जनसंख्या मनुष्य की बढ़ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास पीने वाला जल इतना ही है, मात्र पर्याप्त है।
पृथ्वी पर जल है बहुत अधिक, लेकिन पीने वाला जल जो है मात्र इतना 0.03% ही पीने वाला जल है। अब जब जनसंख्या कम थी तो इतना जल पर्याप्त था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई जल की मात्रा तो नहीं बढ़ी, लेकिन जनसंख्या का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस कारण क्या है कि पीने वाला जल जो है जनसंख्या के मुताबिक कम है, और मनुष्य जो है वो जल को काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित भी करता है। इसलिए जो जल है वो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि इसकी कमी हमें महसूस हो, इसलिए हमें अभी ही जल को बचा कर रखना होगा ताकि हमारे आने वाले समय में जल हमारे लिए रह सके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि नवीकरणीय योग्य बता दिया गया, अनवीकरणीय संसाधन भी है, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आपको ये सारी चीज़ें आगे भी डिटेल में जानने को मिलेंगी, पहले थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दिया जा रहा है। अब जो है विकास के स्तर के आधार पर संभावी है, विकसित भंडार और संचित कोष, उसमें बहुत सारे संसाधन आपको जानने को मिलेंगे। जैसे कि कुछ मानवीयकृत संसाधन है जो मानव प्रकृति से लेकर बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने घर को बनाने के लिए लोहे के छड़, सीमेंट, बालू और लकड़ी, ये सारी चीज़ें एकत्रित करते हैं। तो ये आते कहाँ हैं? ये सारी चीज़ें तो हमें प्रकृति से ही मिलती है ना। मनुष्य उसका उपयोग करके घर बनाता है, या बहुत सारी चीज़ें, चौकी, टेबल, ये सारी की सारी चीज़ें लकड़ी से बनी है। लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। तो जो भी मनुष्य अपने लिए मानवीयकृत संसाधन बनाता है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही लेता है। चलिए अब इस डायग्राम को समझते हैं कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। ये मानव है, ये यानी कि ये हम हैं, मानव, जैसे हम हैं, आप लोग हैं, सभी लोग मानव है। और ये आपको भौतिक पर्यावरण है यानी कि प्रकृति, ये संस्थाएं हैं जो मनुष्य के द्वारा, और ये प्रौद्योगिकी आपको पता होगा आज मनुष्य ने हर क्षेत्र में विज्ञान की ओर प्रगति कर लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ों का नया नया आविष्कार कर लिया। जैसे कि हमारे साथ ही आज मशीन युग चल रहा है, मतलब हर क्षेत्र में हम मशीन से काम ले रहे हैं। जैसे कि बहुत पहले ज़्यादातर हाथ से बनी चीज़ों का उपयोग लोग करते थे, लेकिन आजकल आप मिनटों में, मशीन एक ऐसा युग आ चुका है कि मिनटों में कुछ चीज़ें आसानी से तैयार होती है। मान लीजिए कि कुम्हार अगर मिट्टी का बर्तन चाक पे बना रहा था, तो आज मशीन इतना ज़्यादा तेज हो चुका है कि वो मिनटों में बहुत सारे घड़े तैयार कर दे। तो आज कुटीर उद्योग कम हो चुका है, और जो है प्रौद्योगिकी आ जाने के कारण, जो है मशीनी युग आ जाने के कारण हम मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एक और डायग्राम बताया जाए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उसी को डायग्राम के माध्यम से बताया गया। ये संसाधन का वर्गीकरण है, ये संसाधन है। चलिए अब संसाधन तो मालूम चल गया होगा ही क्या होता है। संसाधन वैसी चीज़ें जिसका मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है, वही क्या कहलाती हैं? संसाधन। जिसका कोई मूल्य हो, उसके बाद जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, और जो मनुष्य के लिए नहीं उपयोगी वो संसाधन नहीं है। इसको दो भागों में, इसको बहुत सारे भागों में बांटा, जैसे कि यहाँ प्राकृतिक है और यहाँ मानवीय है। जो मानव के द्वारा बनाया गया वो मानवीय, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया वो प्राकृतिक। और नवीकरणीय के बारे में भी बता दिया गया, अनवीकरणीय भी बता दिया गया है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको सरल शब्दों में बता दिया है, ये आगे भी आपको जानने को मिलेगा। पुनः चक्रीय क्या होता है, अचक्रीय क्या होता है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, संरचनाएं संस्था क्या होती है, मात्रा एवं गुणवत्ता। मुझे आशा है कि आप ये थोड़ा थोड़ा तो समझ गए होंगे। आगे डिटेल में मैं आपको समझाते हुए बढ़ूँगी। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ एक क्रियाकलाप दिया जो कि आप लोगों को करना है। हम बस आपकी सहायता कर सकते हैं। प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान कर, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि मैंने आपको जितने संसाधन के बारे में ऊपर बता दिया है, ये सारे संसाधन, इनका आप बस 2 उदाहरण बता दीजिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, जो हमें पुनः प्राप्त होते हैं। आप वायु, जल, मिट्टी, ये सारे कुछ लिख सकते हैं। नवीकरणीय स्रोत जो हमको मतलब प्राप्त नहीं होंगे, जो कम है, जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया और प्राकृतिक गैसें हो गई, ये चीज़ें हमको वापस से नहीं मिल सकती हैं, ये कम है, मतलब हमें इन्हें बचा कर रखना होगा। और मानवीय संसाधन क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। जैव संसाधन क्या है ये भी बता दिया। और पुनः चक्रीय क्या होते हैं, जैसे हम पुनः मतलब किसी चीज़ को प्रयोग कर सकें। जैसे कि मान लीजिए पेपर, अगर हम पेपर यूज कर रहे हैं तो वापस से उसको रिसाइकल किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन वो है जो सालों, लाखों, करोड़ों सालों तक धरती के नीचे दबे रहते हैं। जीवाश्म कैसे तैयार होते हैं आपको वो भी पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो बहुत साल पहले, करोड़ों हजारों वर्ष पहले, पेड़ वगैरह या जानवर वगैरह, उनके मतलब जो मलबे होते हैं वो काफ़ी अधिक समय तक दब जाते हैं हमारे धरती के नीचे, और करोड़ों सालों के बाद हमें ये वापस से प्राप्त होते हैं, वही जीवाश्म कहलाते हैं। चलिए अब जीवाश्म भी आप समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। यही जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया था क्रियाकलाप करने के लिए, उसका 2 उदाहरण तो आपको हमने समझा ही दिया। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि संसाधन के प्रकार क्या क्या होते हैं।
संसाधन के प्रकार क्या हैं? सबसे पहला यहाँ उत्पत्ति के आधार पर देखिए, जैव संसाधन, अजैव संसाधन, हमने पहले भी आपको बता ही दिया है, बस पढ़िए और समझना है बहुत आसानी से कि इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनमें जीवन व्याप्त होते हैं। जाहिर सी बात है कि जैव संसाधन, जैसा कि नाम से ही कहा जा रहा है, जीव मतलब मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, ये सारे के सारे क्या है? ये जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या हो जाएंगे? हमारे निर्जीव वस्तु, इनको अजैव संसाधन कहेंगे कि पहाड़, पर्वत, चट्टान, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? धातु, अजैव संसाधन है। अब समाप्त्या के आधार पे क्या है? नवीनकरणीय योग्य, जो हमको पुनः प्राप्त हो जाते हैं, वही है नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है, पवन, ऊर्जा, जल, ये हमको वापस मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय क्या कहलाएंगे? जिसको प्राप्त होने में हजारों करोड़ों वर्ष लगे, जैसे कि पहले भी बता दिया गया आपको, कोयला हो गया, उसके बाद पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, आसानी से नहीं, मतलब इसमें मनुष्य का जीवन समाप्त हो सकता है अगले वंशज के लिए। तो इसीलिए हमको इनको क्या करना चाहिए? बचा कर रखना चाहिए। इसमें जीवाश्म ईंधन भी आ सकता है। उसके बाद स्वामित्व के आधार पे है। स्वामित्व के आधार पे क्या क्या दिया हुआ? पहला तो है व्यक्तिगत संसाधन, मतलब ये क्या होते हैं कि संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गाँव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं तथा जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण है। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। जैसा कि स्वामित्व के आधार पर, इसका अर्थ क्या है? स्वामी के अंतर्गत आना। व्यक्तिगत संसाधन मतलब व्यक्ति का अपना संसाधन, नाम से ही स्पष्ट है, तो हम इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, जो हमारे पास का हो। अब छोटे स्तर से आप शुरू करिए कि आपके घर में आपके पास कौन कौन सी चीज़ें, आपकी ज़मीन हो गई, आपके आसपास का इलाका हो गया, जो आपके अंडर आता है। उसके बाद आपके अंडर से थोड़े से बाहर निकलिए तो जो सरकार के अधीन आता है, जैसे कि सड़क हो गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका हम प्रयोग कर पाते हैं, जैसे कि रेलवे वगैरह हो गया, तो वो सरकार के हित में होती है, उनका प्रयोग हम लोग भी करते हैं और सरकार भी करती है। लेकिन वो किसके अंदर में आती हैं? सड़क, या फिर आपको रेलवे लाइन हो गया, या फिर जलपोत वगैरह हो गया, ये सब सरकार के अधीन होती हैं। और जो घर, भूखंड, ये जायदाद के मालिक हम होते हैं। उसके बाद किसान वगैरह जो होगा वो अपनी ज़मीन के मालिक होते हैं। तो घर, जायदाद, बाग, चरगाहा, तालाब, कुआं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये निजी स्वामित्व है। चलिए, आप व्यक्तिगत संसाधन भी समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले। सामुदायिक स्वामित्व का अर्थ क्या है? जिसका प्रयोग सब कोई कर सके। वो निजी था, अपना था, ये क्या है? सामुदायिक है, जिसका सब कोई प्रयोग कर सके। अब हम लोग सब कोई क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि हम एक मोहल्ले में होते हैं और उन सब का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए मंदिर हो गया, उस सब का प्रयोग किया ही जाता है। चारण भूमि हो गई, शमशान की भूमि हो गई, तालाब इत्यादि, ये सारे के सारे चीज़ें क्या हैं? तो सामुदायिक स्वामित्व है। उसके बाद मैदान हो गया, खेल का मैदान हो गया, जिसको सब कोई प्रयोग करता है। सार्वजनिक पार्क हो गया, पिकनिक मनाने का एक स्थान हो गया, म्यूजियम वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपको सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन में। चलिए, ये भी हम समझ गया। आगे बढ़ते, राष्ट्रीय संसाधन। जो राष्ट्र के हित में हो वो क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है, वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहण कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती है, शहरी विकास स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार के भूमि अधिग्रहण करने का अधिकार दिया गया। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। राष्ट्रीय संसाधन हम किसको कहेंगे? जो राष्ट्र के अंदर आएंगे। राष्ट्र के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपको अच्छे तरीके से पता है। शहर, उसके बाद सड़कें, नहरें, रेल, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? राष्ट्रीय संसाधन। सरकार क्या करती है? इन चीज़ों का देखभाल करती है। उसके बाद आपको सारे खनिज पदार्थ, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती, इन सब पर वास्तविक अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है। जल संसाधन, उस पर भी सरकार का अधिकार होता है। वन्य और वन जीव, इस पर भी किसका अधिकार होता है? सरकार का। समुद्री चीज़ें जो होती हैं उस पर भी सरकार का अधिकार होता है, और महासागरीय भी। तो ये राष्ट्रीय संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि ये राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए हम उनको समझते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। हमने राष्ट्रीय संसाधन समझ लिया, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, अपवर्जक आर्थिक
आर्थिक क्षेत्रों पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किए जा सकते। मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो राष्ट्र के हित में नहीं होंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी, मतलब जो राष्ट्र के हित में ना हो, जो वहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पे हो, जो महासागरीय संसाधन है, उस पर किसी का हक नहीं होता है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का हक होता है। ये हम बिना सहमति के प्रयोग नहीं कर सकते। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं उनका प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें जिन जिन मतलब अंतर्राष्ट्रीय लोगों का इस पर हक होगा उसके सहमति के साथ हम इसका उपयोग कर सकते हैं, स्वयं राष्ट्र के लिए नहीं कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अब वर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है? कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की पहचान करें। अब आप जानते ही हैं कि इस महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर, यानी कि हिंदुस्तान के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि वो हिंदुस्तान के भी हक में है। अब आपको यह जानना होगा कि जो हिंद महासागर वो काफ़ी बड़ा, वो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक महासागर है, जिसके अंतर्गत जो मैग्नीज ग्रंथियाँ हैं उस पर भारत का हक है। अब आप भी सोचिए और बताइए कि और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी हैं लेकिन उस पर भारत का अधिकार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर संभावित संसाधन क्या होते हैं? ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया। अब संभावित संसाधन वो जो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी, हाँ भी और नहीं भी, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा है लेकिन इसकी अपार संभावना है, इसलिए इसका सही ढंग से प्रयोग नहीं हो पाया। अगर इसका विकास हो सकता तो हम इसका उपयोग क्या करते? सही ढंग से कर सकते थे। चलिए आप पढ़ते हैं विकसित संसाधन के बारे में। विकसित संसाधन क्या होंगे? वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उसका उपयोग गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो विकसित संसाधन वे जो रुकते नहीं है, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, कुछ नए भी हो गए और इसमें हमें क्या होती है? खोज की आवश्यकता होती है। जब ये प्रमाणित हो जाते हैं तब ये विकसित संसाधन कहलाते हैं। उनकी गुणवत्ता के आधार पर हम इसको उपयोग कर सकते हैं आने वाले समय में भी। तो चलिए आप विकसित संसाधन भी समझ चुके। अब आता है भंडार। भंडार क्या होता है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं है। जैसे कि भंडार के बारे में कहा जा रहा है, मान लीजिए जैसे कि हमारे घर में ही कोई स्टोर रूम होता है, उसमें बहुत सारे सामान पड़े होते हैं, जब हम उसका प्रयोग कुछ कर पाते हैं और कुछ का नहीं कर पाते। उसी तरीके से भंडार का यहाँ क्या अर्थ है कि पर्यावरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जल के बारे में। जल का हम लोग फार्मूला जानते हैं ना, क्या होता है? जल का फार्मूला होता है H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो हाइड्रोजन का प्रयोग हम और अलग चीज़ों में कर सकते हैं ऊर्जा के लिए, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं अभी क्योंकि हमारे पास इसका तकनीकी ज्ञान नहीं है। मतलब जल में से कैसे हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके इसका प्रयोग अलग अलग कर लें, इसके लिए हमारे पास तकनीकी साधन नहीं है। जिस दिन हमारे पास तकनीकी साधन आ जाएगा उस दिन हम H2O का प्रयोग भी अलग अलग चीज़ों में कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। संचित कोष, यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिसके उपलब्ध में तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल वन आदि संचित कोष है जिसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं या इसका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। अब है संसाधनों का विकास। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया, चलिए पहले उसे हम समझते हैं फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अपने आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोष संसाधनों की एक सूची बनाइए। अब चलिए संचित कोष पहले बता दिया कि संचित कोष होता क्या है। संचित कोष हम उसको कहते हैं जो संसाधन का ये एक तरीके से भंडार है लेकिन हम उसको भविष्य के लिए बचा के रखें। संचित कोष यानी कि हमको उसको बचा के रखना है, किसके लिए? आने वाली वर्तमान पीढ़ी के लिए, क्योंकि अगर सब कुछ का हम उपयोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचा सकेंगे? तो संचित कोष उसे ही कहते हैं जिसे हम वर्तमान समय के लिए बचा के रखें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए इसमें क्या क्या आ जाएंगे? तो बांधों का जल हो गया, वन, ये सब हमारे संचित कोष हैं। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने क्रियाकलाप में भंडार बताएं और संचित कोष की एक संसाधन की सूची तैयार करिए। चलिए आप इसे तैयार करिएगा और हमें दिखाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का विकास।
संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप माना जाता है कि संसाधन जो है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुन उपयोग किया, जिससे कि निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई। देखिए, अगर हम किसी चीज़ का अधिक प्रयोग करते हैं, मतलब आपने सुना भी होगा, अति का भला न अति का बुरा, मतलब ज़्यादा हमें किसी का प्रयोग अच्छा भी नहीं होता है और ज़्यादा किसी का प्रयोग जो है वो बुरा भी नहीं होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ का व्यर्थ में प्रयोग करते हैं, मतलब ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है, बुरी साबित होती है। मनुष्य को संसाधन बहुत सारे मिले हुए हैं, लेकिन मनुष्य ने उसका उपयोग बहुत सारे व्यर्थों में भी किया। अगर मनुष्य उसका प्रयोग अपने लिए करता, जितनी चीज़ें उसे उपयोग में आनी है, तब तो वो हमारे पास विद्यमान नहीं थी, लेकिन मनुष्य ने इसका दोहन करना आरंभ कर दिया। मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष थे, अब तो बहुत कम हो गए, तो मनुष्य ने उनका उपयोग क्या किया, उनको काटना शुरू कर दिया लकड़ी के लिए, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, घर बनाने के लिए। तो मनुष्य ने उसका दोहन शुरू कर दिया। मतलब संसाधन हमारे पास बहुत है, लेकिन मनुष्य ने उसका दोहन शुरू कर दिया, इसलिए वो हमारे लिए अब बुरा साबित होने लगे हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच के कारण, मतलब मनुष्य स्वभाव से लालची होता है, उसे कितना भी कुछ दे दिया जाए फिर भी उसका मन जो है वो नहीं भरता। अगर हमें थोड़ा मिला तो हम उसमें संतुष्ट नहीं रह सकते, थोड़ा मिला तो ज़्यादा पाने की इच्छा, और ज़्यादा पाने की इच्छा तो हमें और भी अधिक पाने की इच्छा। मतलब मनुष्य की जो लालसा है वो कभी शांत नहीं होती है। संसाधन समाज में कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों में संसाधन संपन्न बट गया, संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में। अब चलिए, अमीर और गरीब, ये दो वर्ड तो हम लोग अपने वर्तमान जीवन में सुनते ही हैं और आगे भी सुनते ही रहेंगे। तो ऐसा होता किस लिए? मान लीजिए जो भी व्यक्ति अमीर होते हैं और जो भी व्यक्ति गरीब होते हैं, गरीब व्यक्ति क्यों गरीब हैं? क्योंकि उनके पास संसाधन की कमी है। अमीर व्यक्ति अमीर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास संसाधन बहुत अधिक है। अगर अमीर केवल अपने ही संसाधन का प्रयोग उतना ही करता जितनी उसे आवश्यकता है, तो जो बची खुची संसाधन है या जो बची खुची वस्तु हैं वो किसके पास आ जाती? गरीब के पास, और वो भी आदमी गरीब नहीं रहता। लेकिन आदमी ऐसा सोचता नहीं, आदमी स्वभाव से केवल अपने बारे में सोचता है और वो स्वार्थी होता है, जिसके कारण मान लीजिए हमारे पास जितना ज़्यादा पैसा है हम उतना संसाधन एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं कर सकता है। तो संसाधन भी वैसे लोगों के हाथ में ज़्यादा है जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण की भूमि निम्नीकरण आदि। जब तक हम लोग संसाधन का प्रयोग सही तरीके से कर रहे थे, तब तक जो प्रकृति है, नेचर, वो बैलेंस में थी। लेकिन जब हम इसका प्रयोग हद से ज़्यादा और अपने फ़ायदे के लिए करने लगे, तो इसके प्रयोग के कारण बहुत तरीके से प्रदूषण होने लगा, ओजोन परत अवक्षय होने लगा। आज इन चीज़ों से हम भली भांति अवगत है, जैसे कि भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्यों है। मनुष्य तो स्वभाव से ही वो क्या होता है, थोड़ा सा लालची होता है। कि अगर मान लीजिए, जैसे कि हमने आपको वन का ही उदाहरण दिया, कि अगर बहुत सारे जंगल वगैरह हैं, जब मानव की आवश्यकता की पूर्ति वो रह रहा था तो थोड़े बहुत जंगल काट रहा था, लेकिन जब उसकी आवश्यकता की पूर्ति बढ़ती चली गई, मतलब मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि, तो वो ज़्यादा पेड़ काटने लगा। पेड़ काटना सिर्फ रहने के लिए ही नहीं, खाने पीने के लिए भी वो क्या करने लगा, जंगल को साफ करने लगा। उसके बाद जो लकड़ी से उसे फायदे हो रहे थे, उस कारण उसने क्या किया, तो उस कारण उसने और ज़्यादा पेड़ पौधों को काटना शुरू कर दिया। ओजोन परत जो है इसके कारण जो है अवक्षय होने लगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे, पेड़ पौधे सबसे बड़े ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं, अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधे क्या करते हैं, वातावरण को ठंडा करने का काम करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ओजोन परत जो है, ओजोन परत आप समझते होंगे, जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है, सूर्य के से डायरेक्ट किरणें हमारे पास नहीं आती हैं। जिस तरीके से हम लोग एक चलनी होती है उससे आटे चालने का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से ओजोन परत चलने की भांति होती है। ये क्या करती है, ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। कुछ इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि होता होगा। और यहाँ सूर्य है जिससे हमको डायरेक्ट प्रकाश नहीं मिलता। अगर यहाँ से हमें डायरेक्ट प्रकाश मिलता तो मनुष्य को बहुत तरीके की बीमारियाँ भी हो जाती। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण इसी ओजोन परत में बहुत सारे छिद्र हो गए हैं। मतलब अब छिद्र हो जाने से इसमें जगह जगह छेद हो गया है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो हमें सीधे मिलेगा, मतलब इससे छन कर नहीं मिलेगा। इसमें अल्ट्रा वायलेट किरण होती है, जिस कारण मनुष्य बीमार पड़ सकता है, उसे त्वचा कैंसर वगैरह या और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो मनुष्य अपने विनाश का स्वयं कारण बना है। पर्यावरण प्रदूषण तो आपको पता ही होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीज़ें जब मनुष्य अति कर देता है किसी चीज़ों में, मतलब अधिक प्रयोग करने लगता है, तो पर्यावरण का प्रदूषण होना स्वाभाविक है। उसके बाद भूमंडलीय तापन क्या होती है कि हमारी पृथ्वी जो है वो दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। चलिए आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पे इसका हमारी जीवन शैली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए अगर तेल संसाधन खत्म होता है, जो जिस तरीके से आज हम गाड़ी चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं, अगर पेट्रोल ही नहीं रहेगा तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे। हमारी जीवन शैली पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो समय की बचत हम कर पाते थे वो समय हमारा लंबा हो जाएगा और कहीं हम आसानी से नहीं पहुँच पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करें और उसके बारे में लोगों से विचार करें और अपने मोहल्ले अथवा गांव में एक सर्वेक्षण करें और लोगों से पूछताछ करें। मतलब हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम फेंक देते हैं, जो हम फिर से उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए सब्जी का छिलका वगैरह होता है और फल के छिलके, उनको आप खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? तो मिट्टी खोद लीजिए कहीं पे, उसके बाद उसको कुछ दिन के लिए उसमें छिलके डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। आप देखेंगे कि 5 से 6 दिन बाद वो खाद तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आप गाँव और मोहल्लों में लोगों को इस चीज़ से अवगत करा सकते हैं और बता सकते हैं। और पेपर का रीयूज करना बता सकते हैं, जैसे कि जो चीज़ें हमारी पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं उसका कम से कम यूज करें, और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसका प्रयोग हम नहीं करें, जो हमारे लिए घातक होती हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में सोचें, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका विचार करें, अपने परिणामों का समुचित चित्र तैयार करें। आप इसके लिए एक चित्र भी तैयार कर सकते हैं, प्रदूषण से संबंधित चित्रों को, और जागरूकता फैला सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधन का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ व्यक्ति तथा देश द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जान रहा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ेगा। और इसके लिए हर तरह से जीवन को अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा। चलिए अब इसे हम समझते हैं कि मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी, अब इस पृथ्वी पर तो बहुत सारे महादेश और देश बसे हुए हैं। अब ये पृथ्वी जो है हमारे लिए संपूर्ण थी कब, जब इस पर जनसंख्या कम था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी जितनी जनसंख्या का वहन नहीं कर सकती है, उससे ज़्यादा क्या है पृथ्वी पर जनसंख्या है। और यहाँ पे अब संसाधन सीमित हो गए, मतलब पहले संसाधन असीमित थे, लेकिन अब संसाधन क्या है, असीमित है। जनसंख्या आगे भी बढ़ती चली जाएगी और संसाधन का दोहन होते चले जाएगा। आने वाले समय में अब संसाधन के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से अवगत ही होंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में अब संसाधन के लिए युद्ध होंगे, क्योंकि हर देश चाहेगा या हर महादेश चाहेगा कि हमारे पास संसाधन परिपूर्ण हो। तो अगर हम संसाधन को बचाए रखना चाहते हैं और लड़ाई नहीं करना चाहते हैं तो हमें संसाधन का प्रयोग सही तरीके से करना होगा और इसके सतत पोषण के विकास के बारे में भी सोचना होगा। आज विश्व में सतत पोषण विकास के बारे में सोचा गया है और बहुत सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, जैसे कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का आपने नाम सुना होगा। उसके बाद बहुत सारे जैसे कि जल दिवस वगैरह होता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया के लोगों को अवगत कराया जाए कि हमारे पास अब क्या बचा है और उसका हम किस तरीके से संरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। अब हम इस चीज़ को समझें कि अगर हम अब पृथ्वी को और भी ज़्यादा प्रदूषित करते हैं तो बदले में हमारा भी दोहन होगा, मतलब मनुष्य ही नहीं रह जाएगा जिसका वो प्रयोग कर सके और पृथ्वी जो है वो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। तो जब पृथ्वी ही नहीं रहेगी तो मनुष्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। चलिए एक सम्मेलन दिया गया है जो पृथ्वी को बचाने के लिए ही है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। इसकी स्थापना जून 1992 में की गई थी। इसमें 100 से भी अधिक राष्ट्र अध्यक्ष हैं। ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो, जिसमें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए थे और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। मतलब हम अपनी पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे किन चीज़ों को कम प्रदूषित करें, क्योंकि अब इस हद तक पृथ्वी प्रदूषित हो चुकी है कि अगर हमने पृथ्वी को नहीं बचाया तो वो अधिक समय तक नहीं रह सकेगी और मानव का अस्तित्व जो है वह पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। अब चलिए इसे आगे पढ़े। सम्मेलन में एकत्रित जब नेता आते हैं तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता का एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर करते हैं कि हम जो है ये शपथ लेते हैं कि अब हम इन चीज़ों को प्रदूषित नहीं करेंगे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई है और वनों को अब बचाया जा रहा है कि अगर हम एक दिन में 4 पौधे काटेंगे तो अगले में 8 पौधे लगाएंगे, मतलब दुगनी तेज़ी से। और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा 21 तैयार किया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है, चलिए इसे समझते हैं। ये जितनी चीज़ें हमने आपको ऊपर बताई है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, सतत पोषणीय विकास, ये आपको आगे आने वाले जीके में भी पूछा जा सकता है और आप इसे याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। आप जब भी कभी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे मिलेंगे।
तो चलिए आप समझते हैं कि एजेंडा 21 क्या होता है। एजेंडा 21 क्या है? यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृति दिया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति और रोगों से निपटाना है। और एजेंडा 21 जो है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। मतलब यह जो है 1992 में तैयार किया गया ब्राज़ील शहर में, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा UNCED के द्वारा तैयार किया गया। इस पर सब देशों पर ध्यान देना है, मतलब गरीबी वगैरह पे कि कैसे निपटाया जा सकता है अगर भविष्य में कोई ऐसा रोग आ जाए जिससे मानव लड़ने में सक्षम ना हो। क्योंकि जब भी ये एजेंडा 21 तैयार हुआ तो वास्तविक दुनिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया कि हमने पिछले प्राचीन समय में किन बीमारियों से लड़ा है, किस बीमारियों के लिए वैक्सीन तैयार किया है। तो आने वाले समय में अगर कोई ऐसी बीमारी होती है जो महामारी का रूप ले ले या फिर गरीबी आ जाती है तो इससे हम कैसे नहीं पढ़ सकते, इसी के लिए एजेंडा 21 तैयार किया गया। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एजेंडा समझ में आ गया होगा। एजेंडा 21 क्या है? संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकीपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसके लिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, और यह भी महत्वपूर्ण है, यह ऐसे प्रदेश है जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे के देश संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर, और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधन की अत्यधिक कमी है। उदाहरण झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत रचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है कि हमारे पास जो भी संसाधन है उसका हम कैसे नियोजन, मतलब कैसे प्लानिंग करें कि उसका कैसे प्रयोग करना। हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। भारत में बहुत सारे राज्य यानी कि 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब चलिए इसके बारे में कहा क्या जा रहा है कि हर जितने भी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सबके पास बहुत सारे संसाधन नहीं है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिया भी गया है कि झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास खनिज अधिक है और कोयले अधिक हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के पास जल संसाधन अधिक है। उसके आगे आप देख लीजिए कि राजस्थान के पास जो है वो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा बहुतायत है। तो हमारे पूरे भारत देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संसाधन है। कहीं जल संसाधन की कमी है तो कहीं जल संसाधन अधिक है, कहीं पवन ऊर्जा की कमी है तो कहीं पवन ऊर्जा अधिक है, कहीं कोयले कमी है तो कहीं कोयले क्या है, अधिक है। तो हमें इन संसाधनों का नियोजन करना है कि हम इसे कैसे मतलब प्रयोग कर सकें और भविष्य में कैसे इसे बचा के भी रख सकें। ये क्रियाकलाप दिया है जिसे हमें समझना है। क्या कहा जा रहा है इस क्रियाकलाप में कि अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उनकी पहचान करें। चलिए हम बिहार राज्य में रहते हैं और आप जिस भी शहर में रहते होंगे आप वहाँ के अपने संसाधनों के बारे में पता लगाएं, उसकी एक सूची बनाएं और जिस जिसकी कमी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है? तो भारत में संसाधन नियोजन होगा क्या? जो भी भारत में संसाधन पाए जाते हैं उसका अच्छी तरीके से नियोजन करना, मतलब एक प्लानिंग के तहत प्रयोग करना कि जिस भी स्टेट में जिस भी संसाधन की कमी है हम दूसरे स्टेट से उन संसाधनों को लेकर बदले में उन्हें वो संसाधन दें जो इनके पास उनकी कमी हो। मतलब इस तरीके से हम अपनी कमी को दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं आपस में बांट कर। अब चलिए संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब ये सुनने में आसान है लेकिन करने में जटिल है। कैसे? तो निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की सबसे पहले पहचान करना। मान लीजिए कि हम बिहार राज्य में रहते हैं तो यहाँ पे कौन कौन चीज़ों के संसाधन हैं और कौन कौन चीज़ों की कमी है उसकी एक लिस्ट बनाना। इसी तरीके से भारत में 29 स्टेट में क्या क्या कमी होगी उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाना और इस कार्य का सर्वेक्षण करना, वहाँ का मानचित्र बनाना, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना, मापन करना। क्योंकि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, उसमें 130 करोड़ की आबादी है और इतनी आसानी से इसका पता नहीं लग सकेगा। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं पर राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, भारत में संसाधन नियोजन प्रणाली स्थापित कर सकते हैं अगर इतनी चीज़ें की जाएंगी तब।
स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए प्रयास किए गए। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। जिस समय अंग्रेज हमारे यहाँ थे ना, वो हमारे संसाधनों का प्रयोग से केवल अपने फ़ायदे के लिए करते थे, तो बहुत सारे संसाधन तो हमारे विदेशी लूट कर ले गए, और जो बचे खुचे संसाधन हैं उसका हम प्रयोग कैसे कर सके कि आने वाले भविष्य में भी वो बचे रहें और हम उसका वर्तमान समय में प्रयोग कर पाएँ। आपने FYP का नाम सुना है, जिसको कहा जाता है 5 ईयर प्लान, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना। ये क्वेश्चन आपको GK वगैरह में भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप ये बात याद रखें कि पंचवर्षीय योजना का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है FYP, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है 5 ईयर्स प्लान। तो भारत में ना प्लानिंग की गई 5 वर्षीय योजना प्लानिंग, उसके अंतर्गत हमारे देश में क्या क्या कमी है, उन कमी को कैसे दूर किया जाए और संसाधन की पूर्ति कैसे की जाए, और जितने भी संसाधन हैं उनका प्रयोग उचित तरीके से कैसे किया जाए। चलिए अब आपको FYP तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, ज्ञात करो कि सामुदायिक भागीदारी की सहायता से समुदाय, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय समुदाय द्वारा आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन विकसित किए जा रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा, जितनी भी आपकी आयु होगी या अपने मम्मी पापा से आप पूछ कर देखिए कि पहले से लेकर अभी तक कौन कौन से संसाधन नहीं थे और अभी कौन कौन से संसाधन हमारे पास आ चुके हैं। आप एक सूची तैयार करिए और इसका पता लगाइए कि कौन कौन संसाधन हमारे यहाँ अब भी कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या है, परंतु प्रौद्योगिकी और संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, प्रदेशों में उनकी गिनती होती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित है। क्या आप संसाधन संपन्न हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताएं। अब आपने सुना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम बिहार राज्य में रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, तो लगातार हम अखबार के माध्यम से सुनते हैं कि बिहार में इस चीज़ की कमी है तो बिहार पिछड़ा राज्य है, ऐसा सुनते हैं। लेकिन हम वही बात गुजरात के बारे में क्यों नहीं सुनते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों के बारे में हम क्यों नहीं सुनते हैं कि वो पिछड़ा हुआ है? इसका एक कारण है, क्योंकि हमारे पास जिन संसाधनों की कमी है उनके पास भी कुछ संसाधनों की कमी होगी जो हमारे पास होगा लेकिन उनके पास नहीं होगा। क्योंकि जो बाकी सारे राज्य हैं जिनको पिछड़ा राज्य नहीं कहा गया है, जिनको विकसित दर्जा दिया गया है, वैसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने संसाधन का प्रयोग सही तरीके से किया। और अगर हमारा राज्य पिछड़ा है तो इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ के लोग हैं। अगर यहाँ के लोग अपने संसाधन का उचित तरीके से प्रयोग करेंगे तो हम भी बाकी राज्यों की तरह विकसित राज्य कहलाएंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार भी एक ऐसा राज्य बन जाए जो पिछड़ा ना होकर विकसित कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशी संसाधन में संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षक केंद्र रहे होंगे। उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया और उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास के संसाधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत का सबका अनुभव, अतः भारत के विकास में समानता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा था। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। आप जानते हैं ना उपनिवेश होता क्या? उपनिवेश वैसा मतलब शक्तिशाली देश जो किसी दुर्बल देश पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है और अपने अनुसार उसे चलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा भारत देश है, क्योंकि भारत में बहुत सारे विदेशी यहाँ आए, क्योंकि भारत में किसी भी संसाधन की कमी नहीं थी। यहाँ पे चमड़ा, कपास, सोने, चांदी, लोहे, मतलब एक तरीके से परिपूर्ण था भारत। और जिन जिन देशों को कमी लगती थी वे यहाँ आकर रहें और यहाँ पर आक्रमण भी किया, इसे अपने आधिपत्य में ही लिया। आप अंग्रेजों के बारे में तो जानते ही होंगे, उन्होंने हमारे ऊपर 100 से अधिक वर्षों तक शासन किया है। तो वे इन संसाधनों का प्रयोग अपने फ़ायदे के लिए क्या करते थे, इसलिए भारत क्या था, उस समय आकर्षक का मुख्य केंद्र रहा था। किस कारण? संसाधन के कारण। अब संसाधन का संरक्षण क्या है? संसाधन किसी भी तरीके से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु उन संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण अधिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्तिगत तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध हैं और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय का द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। चलिए अब हम इसे समझते हैं कि संसाधन का संरक्षण क्या है। संसाधन का संरक्षण आवश्यक है, मतलब हमारे पास जो भी संसाधन है ना,
हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उनको बचाकर कैसे रखते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। यही होते हैं संसाधन संरक्षण, मतलब हम उसका उपयोग तभी करें जो हमारे लिए उपयोगी हैं, व्यर्थ में ना करें, अधिक ना करें, क्योंकि लालच जो है वो क्या करती है, हमें भले ही अच्छी लगती होगी लेकिन वो मानवीय विनाश का कारण है। चलिए, महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इसे व्यक्त किया है और कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए, मतलब प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं वो प्रत्येक आदमी का पेट पाल सकते हैं। तो पेट पालने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। आप इन शब्दों से ही समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने 2 शब्दों में पूरे तरीके से संसाधन का वर्णन किया है। तब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की। तत्पश्चात 1974 में सुमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के लिए एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में ब्रुटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया। रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन में भले ही मनुष्य कितना भी लालची हो जाए, लेकिन अगर जब उस पर बीतती है तो वो किसी न किसी तरीके से रास्ता निकालता ही है। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि जब मनुष्य यह देख रहा है कि संसाधन का अगर हम संरक्षण नहीं करते हैं तो आने वाले भविष्य में खतरा हम पर ही बनेगा। इसीलिए बहुत सारे देशों ने, जिसमें कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि 1968 में क्लब ऑफ रोम ने, तत्पश्चात के 1974 में सुमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज में, और हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने भी इसकी चर्चा की है कि हम अपनी संसाधन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, नाम से ही पता चलता है ना कि यह हमारे भविष्य के लिए है। इस शीर्षक को के रूप में प्रकाशित की गई। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो, ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया, जो कि पीछे आपको समझा भी दिया गया है। भू संसाधन क्या होते हैं? हम भूमि पर रहते हैं, इस पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थित भूमि पर आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% यहाँ पे भू क्षेत्रीय मैदान है, जो कि कृषि के उद्योग के लिए, विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पर पूरे 30% भाग विस्तृत हैं। वे कुछ 12 नदियों से प्रभाव सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का यह लगभग 27% हिस्सा क्या है, इसका पठारी क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में खनिज व जीवाश्म जो है ईंधन, वनों का अपार संचय। चलिए हम इसे समझते हैं। हम जानते हैं ना, भूमि संसाधन, हम जानते हैं हमारे भारत में भूमि को माता भी कहा जाता है, मतलब हम भूमि पर रहते हैं और भूमि पर बहुत तरीके से चीज़ करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे खेती भी करते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे घर भी बनाते हैं, क्योंकि अगर भूमि है तो हमारी आवश्यकता की बहुत सारी पूर्ति उस पर होती है। और कुछ ऐसी भी ज़मीन है जो खाली नहीं है, जो मैदानी रूप में है, उसके बाद आपको उस पर बहुत सारे पर्वत और बहुत सारे पठार हैं। तो भूमि का महत्व हम आसानी से समझ सकते हैं। अब चलिए इसके आगे बढ़ते। कुछ ऐसे भी भूमि है जहाँ से हमें जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, क्या लिखा गया है कि मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ब्लू रंग से मैदान है, पर्पल रंग से पर्वत है और येलो रंग से पठार है। तो हमारे यहाँ क्या दिया गया, मैदान 43% है, पर्वत जो है वो 30 है और पठार जो है 27 है। अब ये तीनों मिलाकर क्या करते हैं, पूरी भू आकृति को बनाते हैं। अब आगे बहुत सारे आगे भी डायग्राम दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सामान्य भू संवर्ग है, एक सामान्य भू उपयोग संवर्ग है 1960 से 61, एक सामान्य भू उपयोग संवर्ग है 2014 से 15 तक में। मतलब एक ये हाल में का दिया हुआ है और ये पुराने वर्षों में दिया हुआ है, कि आप देख सकते हैं कि अभी और इसमें कितना अंतर है। जैसे कि यहाँ पे वन, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि प्रयोजन के अंतर्गत अस्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा वनों के अंतर्गत क्षेत्र। यहाँ पे भी वही दिया गया है, कृषि योग्य बंजर भूमि, प्रति भूमि और वर्तमान प्रति शुद्ध और बोया गया क्षेत्र। डायरेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स ऑफ एग्रीकल्चर 2017 के द्वारा जो है यह आपको क्या कहते हैं, ग्राफ जो है प्रकाशित किया गया है। आप इसको देख कर समझ भी सकते हैं। चलिए, भूमि का उपयोग क्या होता है, भू उपयोग मतलब भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग हम वन के लिए करते हैं, कृषि के लिए करते हैं, और इसमें बहुत तरीके की भूमि, जैसे कि बंजर भूमि भी होती है। उसके बाद कृषि अयोग्य भूमि होती है। इन चीज़ों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, भूमि पे हम लोग क्या करते हैं, इमारतें बनाते हैं, सड़क के लिए उपयोग करते हैं, उद्योग के लिए। फिर आप प्रति भूमि सुने हैं। प्रति भूमि क्या होती है, जब हम खेती कर रहे हैं तो उसको कुछ वर्षों के लिए यूं ही छोड़ देते हैं ताकि वो बाद में जो है अपनी उर्वरता ना खो सके, इसे ही प्रति भूमि कहा जाता है। अस्थायी चारागाह के लिए अन्य गोचर भूमि, यहाँ पे वृक्ष, फल और उपवन ये होते हैं जो कि शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है।
कृषि योग्य भूमि, भूमि जहाँ पे 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। प्रति भूमि क्या होती है? वर्तमान प्रति, जहाँ पर 1 या वर्ष उससे अधिक समय से खेती नहीं की गई है। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति है जो 1 से 5 वर्ष तक की खेती यहाँ पर नहीं की गई है। शुद्ध जो है वो बोया गया क्षेत्र है। नया, एक कृषि वर्ष में एक ही बार बोए जाने वाले क्षेत्र हैं और इसके अंतर्गत जो जोड़ दिए जाते हैं वो सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्या है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, मतलब मिट्टी के अलग अलग प्रकार, और मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, सांस्कृतिक और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु 93% भाग के ही भूमि पर इसके आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर बाकी अन्य प्रांतों को सूचित करने के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीनी अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसी भूमि है जिसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे भू उपयोग के 2 चित्र दिए गए थे जो मैंने आपको समझा दिया, 1960 से 61 और 2014 से 15 के बीच में शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र। आप इसे देखें और स्वयं से पहचान करें। अस्थायी चारा गृह के अंतर्गत भूमि कम हुई है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे सामर्थ्य होंगे, इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाई है और इस पर फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनका उपयोग 2 बार होता है और इसे ही शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्रों में शामिल कर लिया जाता है। तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है। शुद्ध नीवल में बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, पर अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम बोया जाता है। इन राज्यों में शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र में कम अनुपात के लिए उत्तरदायी कारणों को ज्ञात करना है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित की गई वन का 33% भाग भौगोलिक क्षेत्र में वांछित है, जिसकी तुलना वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास लाखों भूमि की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी मरुस्थल और भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि से सड़क, रेलवे लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने पर लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। यहाँ पे भूमि के बारे में बताया गया है कि भूमि मतलब किस प्रकार की होती है और हम लोग कैसे इसका प्रयोग कर पाते हैं। जैसे कि रहने के लिए भी भूमि होती है, खेती करने के लिए भी होती है, उसके अलावा जो है आपको रेलवे लाइन के लिए भी भूमि होती है। तो इन सब भूमि का प्रयोग हम कैसे करते हैं। उसके बाद पूरे भारत देश में बहुत तरीके से भूमि पाई जाती है, जो कोई नवल क्षेत्र में भी आता है, जिस मतलब नए बीज बोए जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती की जाती है, उनको कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और कुछ कुछ ऐसी मतलब भूमि है जो कि बंजर हो चुकी है, मतलब जिस पर हम खेती नहीं कर सकते हैं। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले पार्ट 2 में हम इसे इस अध्याय को समाप्त कर देंगे। तो अब हम इस अध्याय का पार्ट 1 था, इसको समाप्त करते हैं। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू।